हेलो फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है तो इसके फीचर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे हमने देखा 395 प्रोविजंस। अब ये 395 प्रोविजंस जो है ये तो हाथी के बाहर वाले दांत हैं जो बाहर को दिखते हैं। जो अंदर खाने वाले दांत हैं ये तो 470 से ज़्यादा है, 470 से ज़्यादा है। ऐसी बहुत सारी, ऐसे कैसे हो गया, अगर ये कन्फ्यूजन आए दिमाग में तो ऐसा हो गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हटती रहती हैं और बदलती रहती हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। आर्टिकल 31 खत्म कर दिया गया। अब खत्म तो कर दिया गया, ये उस मेंढक की तरह है जो मर तो जाता है, कुएं में रहता है। जैसे बचपन में आपसे सवाल पूछा गया एक कुएं में कितने मेंढक हैं, आपने कहा 10 थे, एक मर गया, कितने बचे? आप कहेंगे 9। कह रहे नहीं, वो मरा हुआ वहीं तो मौजूद है। तो ये तो आर्टिकल 31 है, ये मर तो गया है लेकिन वही मौजूद है। अभी उसमें जो है कुछ भी लिखा जा सकता है नया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी पुरानी चीज़ें हटती रहती हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं। तो ऐसी एक प्रोविज़न हुआ करता था आर्टिकल 243। जब ये 243 ख़त्म कर दिया गया तो इसकी जगह खाली हो गई। जब ये जगह खाली भरी गई तो यहाँ पर हमने लिखा पंचायत। अब पंचायत में एक प्रोविज़न नहीं है, एक आर्टिकल नहीं है, उसमें बहुत सारे। अब बहुत सारे के लिए 243 बनाना पड़ेगा, 244 को हटाकर पंचायत वाला 244 में डालना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही दोबारा से लिखना पड़ेगा। इसकी बजाय हमने क्या करा, 244 बनाया, 244 ABCD कर दिया, का खा गा कर दिया। तो इसीलिए जब हम काउंटिंग करते हैं तो वो 395 तक चलती है, लेकिन ये जो बीच में 243 ABCDEFGH है ये सब नहीं जोड़ते हैं तो इसीलिए 395। और जब जोड़ लेते हैं तो हमारे एक्चुअल जो आर्टिकल्स हैं वो 470 से ज़्यादा चले जाते हैं। तो 470 अपने आप में सोचिए कितना बड़ा नंबर है। तो फीचर्स तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इतने ज़्यादा होंगे, चाहे यूनियन की बात हो, चाहे बात हो सिटीजनशिप की, चाहे बात हो फंडामेंटल राइट्स की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, बात हो ड्यूटीज़ की, बात हो यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, इन दोनों के बीच में रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव और आपका फिनेंशियल लेजिस्लेटिव रिलेशंस, यूनियन टेरिटरीज़ की बात हो, स्पेशल एरियाज़ की बात हो। आपने देखा पहले जम्मू कश्मीर के लिए 370 का एक जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी उसको ख़त्म करके जो है यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। चाहे बात हो इमरजेंसी की, चाहे बात हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, हमारा फिनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल सर्विसेज की बात हो, इमरजेंसी की बात हो, ट्रांजिशनल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ एक प्रोविजंस ऐसे थे जो टेम्पोरेरी थे, उस समय के सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ें हुआ करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मिली, इतना सारा जब कंटेंट हमारे पास हुआ तो ऑटोमेटिकली फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अपने आप में हर पार्ट एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ले लें जो हम आगे देखेंगे, ये अपने आप में एक फीचर है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि भाई ये दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पर दो बातें समझने वाली हैं, एक तो लेंथीएस्ट और दूसरा रिटन। लेंथीएस्ट की बात करें तो ये सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है देशों की। अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे भी बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन एलाबामा का। एलाबामा जो कि अमेरिका का एक स्टेट है, वो ये टाइटल उसको इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो स्टेट है। अगर वो कंट्री होता तो ये टाइटल हमारे पास नहीं होता, एलाबामा हमसे ये टाइटल छीन लेता। अब बात क्या है, बात यह है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एलाबामा के कॉन्स्टिट्यूशन से 40% तक छोटा है। समझ लीजिए 50% मान लीजिए लगभग। जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1.5 लाख वर्ड हैं, वहाँ उसके में दुगने 3 लाख के आसपास वर्ड्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना है तो उसका इतना होगा, समझ लीजिए आप। और वहीं अगर सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मोनाको, पार्ले मोनाको का नाम आपने सुना होगा। तो ये है तो वही मोनाको, लेकिन बस ये पार्ले का नहीं है। तो ये यूरोपियन एक छोटा सा देश और छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन। अब छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें एक दो ही प्रोविजन होंगे, क्योंकि आमतौर पर हम जब भी कंपैरिजन करेंगे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हम यूजुअली आर्टिकल्स में करेंगे कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं तो इसके यहाँ हो सकता है 2, 4, 5, 6 या एक में ही निपटा दिया हो इन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस 97 है, यानी 97 प्रोविजंस इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन बावजूद इसके ये सबसे छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बकैती नहीं करी बेफिजूल की, इन्होंने कट टू कट चीजें निकली। जैसे कि डेथ पेनल्टी की बात करें तो उन्होंने लिख दिया डेथ पेनल्टी इज अबॉलिश्ड।
खत्म, सिर्फ इस 4-5 वर्ड्स में जो है इसको खत्म कर दिया। द प्रिंस पावर इज इनवायलेबल, प्रिंस की पावर खत्म नहीं की जा सकती। इसी तरीके से हमने नहीं लिखा, इस तरीके से हमने क्या लिखा, पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं कि भाई पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है उसके अंडर में रहते हुए संसद द्वारा इस निमित्त बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत अंडर द लॉज एज मेड बाय पार्लियामेंट और aforesaid in the following articles, इस तरीके की लैंग्वेज पहले हमने ये बनाई। फिर उसके बाद मतलब वर्बेटिम पे जो है बहुत ज़्यादा हमने ध्यान दिया है। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इन्होंने ये सब बकैती नहीं करी, इन्होंने कट टू कट बात करी। और कट टू कट बात करने से आप ये देखेंगे भी कि आपको ये बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। अगर आप मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी पढ़ने में, भले ही आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन आपको समझ में आ जाए। कट टू कट इन्होंने बात कर दी। तो 97 प्रोविजंस, लेकिन उसका कंटेंट छोटा। कोई भी प्रोविजन इनका मैंने समझता हूँ 4-5 लाइनों से ज़्यादा का होगा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं। आर्टिकल 16 आप ले लीजिए, आर्टिकल 323A-B जो ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं, 16 तो हो सकता है आप जानते हो, जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। नहीं पता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे के सारे आपको आगे याद हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पेज, पूरा का पूरा पेज भर देंगे, और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट हो जाता है। अब रिटन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरीके के हो सकते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपके इर्द गिर्द हमेशा ही मौजूद रहेगा। बात सिर्फ इतनी है कि हम इसको अमेरिका और इंग्लैंड से कंपेयर करते हैं। एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हर समय आपके इर्द गिर्द है, आपके घर में मौजूद है, आपकी सोसाइटी में मौजूद है, आप जो पेन पेंसिल चला रहे हैं उसमें मौजूद है। आप सोचिए, इमेजिन करिए, आप दुकान पे गए, आपने कहा कि भैया एक पेंसिल दे दो मेरे को, और पेंसिल वाले ने इतनी बड़ी पेंसिल, इतना मोटा उसका गट्ठा, क्या आप वो लेंगे? पेंसिल नहीं देंगे, क्योंकि वो पेंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पेंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भाई इतनी पेंसिल होगी, नॉर्मली इतनी पतली होगी, बीच में एक काली निब होगी। तो ये बेसिक रूल्स हैं। आपके घर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भाई आप जो है लड़ाई नहीं कर सकते, मार पिटाई नहीं कर सकते। कुछ के घर के कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउ होता है कि भाई मार दिया, बहुत बढ़िया करा। अभी मेरे पड़ोस में एक 15-16 साल की बच्चे ने एक बहुत छोटे बच्चे को मार दिया। वो किसी तरीके के नशे में वो पड़ गया था और कुछ इलीगल एक्ट की वजह से उसने उसको मार दिया। उसकी फैमिली की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि अब कर लिया तो कर दिया, आप क्या कर सकते हो। तो ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके घर के कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ है। हमारे घर के कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउ नहीं हो सकता, आपके घर के कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउ नहीं हो सकता। आप रात किसी के घर के कॉन्स्टिट्यूशन में आप 12 बजे तक बाहर रह सकते हैं, किसी के में आप 8 बजे टीवी बंद कर देते हैं। तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन इसलिए क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है। आपके मम्मी के आपके जो इश्यूज हैं आपके मम्मी से और पापा से बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको पता है कि वो अगर आपको पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते नहीं जी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स चाहिए, डिवाइड करो, 15 रुपये मेरे दिन के मुझे मिलेंगे, लिख के दो। लेकिन जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, जब भाई से भाई का लड़ाई होने लगता है, ज़मीन के लेकर इश्यूज होने लगते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स हमें देखने को मिलते हैं कि वो कोर्ट में जाते हैं, फिर बैनामा होता है, इतनी ज़मीन उसकी, इतनी ज़मीन, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए। अगर आपके पापा आपकी मम्मी आपके साथ गलत बिहेव करने लगे तो आप भी कोर्ट में जाएंगे, आप नहीं जाएंगे कोई दूसरा लेके जाएगा, फिर वो कोर्ट रूल्स देगा कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। तो हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी, ये किसी को भी इसीलिए पड़ी कि कोई दूसरा आकर, इंग्लैंड से कोई दूसरा आकर हम पर ऐसा कुछ ना कर दे। अगर राम राज्य होता तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती? पॉसिबली नहीं। जब सब कुछ जनता की भलाई के लिए हो रहा होता तो राम राज्य में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तो ऐसे ही अगर राजा खुद सोच ले कि भैया मुझे तो अपनी जनता की भलाई करनी है और फ्री में आपको सारी चीज़ें दे, सारी बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दे, आप कॉन्स्टिट्यूशन मांगेंगे, मतलब ही नहीं बनता। आपने कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए मांगा, रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाए, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे हमारा देश हो, कि इन रूल्स को तोड़कर आप बड़े ना हो जाएं, किसी दूसरे को छोटे ना कर दें। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरीके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरीके के हो गए, एक रिटन हो गया, एक अनरिटन हो गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि अमेरिका में हमें देखने को मिलता है, ये मोनाको हमने देखा, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया।
या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन एक मजे की बात यह है कि 1962 में इसको बनाया गया, मतलब इंडिया से बाद में बनाया गया। मतलब तारीफ करने वाली बात तो है ये, देखो जहाँ पे करनी चाहिए कि इंग्लैंड का पड़ोसी देश, हम तो बहुत दूर थे इंग्लैंड से, इंग्लैंड का पड़ोसी देश, और बहुत ज़्यादा खचड़ पचड़ नहीं करी उन्होंने, मतलब काम से काम रखा। हमारे 90%, मैं कहूँ 90% से ज़्यादा पब्लिक को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही नहीं आएगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो, मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि ब्रिटेन का। अब ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें इनके मन में है, दिमाग में है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो वहाँ भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सीक्वेंस में नहीं लगा रखा है। बस सीक्वेंस में क्यों नहीं लगा रखा है? क्योंकि इनके यहाँ नेचुरल प्रोसेस हुआ था। नेचुरल प्रोसेस, जैसे हम अगर इसको घर से कंपेयर करें कि एक घर जो बाद में बना और एक घर जो पहले बना, जैसे 4 लोग थे एक फैमिली में और उन्होंने एक घर बनाया, उसमें 2 कमरे जोड़ लिए मान लीजिए, उन लोगों की और शादियां हुई तो और ज़रूरत पड़ने लगी, फिर उन्होंने 4 कमरे जोड़ लिए, फिर उन्होंने 6 कमरे जोड़ लिए। इस घर का कोई आर्किटेक्चर नहीं होगा। क्यों आर्किटेक्चर नहीं होगा? ज़रूरत के हिसाब से इसमें चीज़ें जुड़ती गई। लेकिन अगर कोई बाद में घर बना रहा है तो वो देखेगा कि अरे माखन लाल के यहाँ बाद में शादी हुई, फिर उसके बच्चे हो गए, तो ऐसा करते हैं नक्शे से घर बनाते हैं, 2 कमरे इधर रखेंगे, 2 कमरे उधर रखेंगे। तो हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना दिया कि हमने बाद में सब देखा कि अच्छा ये चीज़ें हो सकती हैं। इंग्लैंड के यहाँ ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा था, इसलिए उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। आमतौर पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें लिखी हुई नहीं है, चीज़ें लिखी हुई हैं पर समय के हिसाब से वो इवॉल्व होती रहती हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते किसी को एक बुक देकर कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंग्लैंड का, हमें उसमें सब चीज़ इंक्लूड है, वो हमेशा इवॉल्व होता रहेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इवॉल्व नहीं हो रहा है। जब कोर्ट में केस आएगा आर्टिकल 21 को लेकर, आर्टिकल 19 को लेकर, कोर्ट उस मामले में कोई फैसला सुनाएगी। जैसे हाल फिलहाल में कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर जो है चेंजेस किए, तो वो चेंजेस इनडायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐड नहीं होंगे, लेकिन जब हम उसको पढ़ा रहे होंगे तो वो हम उसमें ज़रूर ऐड करेंगे। तो ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ। इसमें आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो हमेशा ही इवॉल्व हो रहा है। सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको हम अलग से स्पेसिफिकली जो है एक चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। वेरियस सोर्सेस की बात करें, लेंदियस्ट और रिटन हो गया। वेरियस सोर्सेस की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे हमने जाना कि 60 से ज़्यादा हमने कॉन्स्टिट्यूशंस देखे और लगभग सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उस समय हमने देखे और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी हमने। जो इसका फिलोसफिकल पार्ट था, हमने अमेरिका से, आयरलैंड से जो फंडामेंटल राइट्स थे, तो ऐसा शायद ही कोई देश रहा जिससे हमने कोई चीज़ ना ली हो। और जो इसका मेजर पार्ट रहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट रहा, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब 1935 में 321 प्रोविजंस थे, 10 शेड्यूल्स थी उसमें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना 395 प्रोविजंस उसमें थे, 8 शेड्यूल्स उसमें थी। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। अच्छा, इससे पहले भी अगर हम जो 1919 का एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी जाएं तो उसमें भी लगभग 40-50 के आसपास प्रोविजंस थे, लेकिन उसमें रूल्स बहुत ज़्यादा थे। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत पहले से लिंक्ड है। जो ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए, ब्रिटिशर्स लॉज जो है वो बहुत पुराने हैं। आज भी, ये एक छोटा सा फैक्ट आप जान लीजिए, आज भी 1838 से बना हुआ लॉ इंडिया में लागू है। तो करीब ऐसे 150 लॉज हैं हमारे पास आज भी। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रहा, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो आगे कंटिन्यू हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि अगर इलीगली आप
पार्लियामेंट में बैठते हैं, आप ऑथराइज नहीं है, मैं ऑथराइज नहीं हूँ पार्लियामेंट में बैठने के लिए, मैं चला जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। आप चले जाएंगे, अनऑथराइज हैं, आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। ये 500 रुपये का जुर्माना ऐसे का ऐसा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा हुआ था, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आज भी 500 रुपये का जुर्माना ही लिखा हुआ है 1935 में। आप इमेजिन कीजिए, कंपेयर कीजिए, वोटिंग राइट पंजाब में उस आदमी को थे जिसके पास 5 रुपए का सालाना लैंड रेवेन्यू आता हो, और इमेजिन कीजिए दूसरी तरफ कि अगर आप इलीगली पार्लियामेंट में बैठ गए तो आपको 500 रुपये देने होंगे। आप कंपेयर कर सकते हैं 500 रुपये की उस समय क्या वैल्यू रही होगी। आज 500 की वैल्यू लगभग 1.5-2 लाख के आसपास उस हिसाब से बनेगी। तो ये प्रोविजंस हमने जैसे कि तैसे कॉपी कर दिए। मिनिस्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर जो है वो 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है, कोई भी, आप भी, मैं भी। इवन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज पे जाएं, अगर लैंग्वेज पे जाएं तो एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट, वो भी मिनिस्टर रह सकता है लैंग्वेज पे, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज के हिसाब से। तो ये प्रोविजन कोई नया नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी पुराना है। जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये मौजूद था। तो इसका जो बेसिक पार्ट था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, वो हमने इस लॉ से उठाया, और लगभग 70-80% शुरू के मैं बता चुका हूँ। 4 प्रोविजंस बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं, बस चीज़ें बदल जाती हैं। क्वीन की जगह खुद इंडिया की बात हो जाती है, वाइसरॉय बदल जाता है, इंडिया की बात हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने दूसरी जगह से उठाए, वो ऐड कर दिया। इसके बाद आगे चलेंगे तो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और जो पार्लियामेंट, इसके आगे के जितने भी सारे प्रोविजंस हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है और कुछ नहीं है। इसके साथ साथ हमने अमेरिका से बहुत सारे प्रोविजंस लिए, हमने फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से उठाए, हमने जो प्रेसिडेंट है हमारा उसका इम्पीचमेंट जो है हमने उठाया। इसके साथ साथ जो जुडिशियरी के रेस्पेक्ट में हमने बहुत काम किया, जुडिशियली इंडिपेंडेंस जो है वो वहाँ से लिए। रिव्यू का जो प्रोसेस है, जुडिशियल रिव्यू, अपने आप में बहुत मज़ेदार कहानी है अमेरिका में किस तरीके से चीज़ें बदली, इसकी भी बात हम करेंगे। इसके साथ साथ आयरलैंड से हमने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, जापान से हमने जो है वो प्रोसीजर लिया इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे देश हैं। साउथ अफ्रीका, कोई ऐसा कंट्री नहीं, इसके लिए जैसे हम बात कर रहे हैं अलग से हम चैप्टर करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्बिनेशन है रिजिड का और फ्लेक्सिबल का। रिजिड और फ्लेक्सिबल की बात कर लें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बदलना बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल जिसमें आएगी, वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लेकिन वहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत इजीली चेंज हो जाए वो बहुत फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन गिना जाएगा। जैसे कि अगर हम बहुत पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रिलीजन्स में भी मौजूद है। चाहे सिख रिलीजन हो, वहाँ पर भी आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि भाई आप जो कमाएं उसका 10% जो है वो आप दान में दीजिए। सेम इसी तरीके से कुरान को कंपेयर करें तो ये अपने आप में एक बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको बताता है किस तरीके से आपको अपनी लाइफ जीनी है, किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा। चैप्टर 4 मुझे याद है जो फीमेल से रिलेटेड है कि किस केस में जो है आप एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते हैं। तो ये बहुत सिस्टमैटिकली बनाया गया, लेकिन इसमें बदलाव नहीं हो सकता। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई, अक्सर जो लोग कहते हैं कि हमें रिलीजियस बुक्स का इंटरप्रिटेशन जो है ह्यूमैनिटी के हिसाब से करना चाहिए, आज के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन जैसे इस्लाम है, बहुत रिजिड एक रिलीजन है, आप कुरान में कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट ने कहा है, अल्लाह ने कहा है, तो उसकी लैंग्वेज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। तो बदलने के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़े, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, और ये कहाँ पर होगा, ये वहाँ पर होगा जहाँ पर जो कोलैबोरेशन है, जो समूह है, जो ग्रुप है जिसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो समान पावर रखता हो। कैसे? अमेरिका इज द एग्जाम्पल। अमेरिका एग्जाम्पल कैसे बनेगा कि चाहे छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा स्टेट हो, अमेरिका की अगर बात कर लें, चाहे छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा स्टेट हो, सबको इक्वल माना गया है, सबको सेम रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। अगर सीनेट में बात करें, जो अमेरिका का दूसरा हाउस, जैसे लोकसभा राज्यसभा हमारे यहाँ होती है, वैसी दूसरा हाउस जो अमेरिका का हो गया, वहाँ पर सेम रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। छोटा होने से कोई मैटर नहीं पड़ता। वहीं हिंदुस्तान में क्या होता है कि अगर देश छोटा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में से राज्यसभा के लोग ज़्यादा आ जाएंगे बजाय इन कंपैरिजन टू हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ जब सभी बराबर हो गए
जब सब बराबर हो गए तो हर किसी की सहमति चाहिए होगी चीज़ों को बदलने के लिए। जब हर किसी की सहमति चाहिए होगी तो जो प्रोसेस है वो रिजिड हो जाएगा। यहाँ हमारे यहाँ क्या है कि हमें कई केसेस में हिमाचल की भी कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूपी की कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जम्मू कश्मीर को बदल दिया, ख़त्म कर दिया, यूनियन टेरिटरीज बना दी। किसी की ज़रूरत पड़ी, किसी ने हमने क्या यूपी से पूछा? नहीं पूछा। जब नहीं पूछा तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है, बहुत इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वहीं अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, चाहे कुछ भी उसमें चेंज करना पड़े हमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या होता है कि भाई 2/3, जैसे 2 हाउसेज हैं, 2 हाउसेज हैं, ये हाउस, तो यहाँ पे 2/3 लोग कहेंगे ठीक है पास कर दिया। फिर यहाँ पर 2/3 पीपल कहेंगे पास कर दिया, मेंबर्स कहेंगे पास कर दिया। तो ये दोनों ने जब पास कर दिया 2/3 मेजॉरिटी के साथ, फिर उसके बाद ये जाएगा स्टेट्स के पास रेटिफिकेशन के लिए। फिर उसमें से 3/4 स्टेट जो है, 3/4 वो इसको रेटिफाई करें, यस बोलेंगे, तभी ये जाके लागू होगा। हालांकि ये प्रोसेस उल्टा भी शुरू हो सकता है, स्टेट्स भी जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके लिए आपको भारी भरकम मेजॉरिटी लगेगी। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, अभी इसको हम देखेंगे। फ्लेक्सिबल और समझ लेते हैं। फ्लेक्सिबल, जब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ईजिली नॉर्मल तरीके से, जैसे नॉर्मली लॉज बनते हैं वैसे ही उसी आसानी से जो है वो अमेंड किया जा सके। जैसे कि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड का क्योंकि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हर चीज़ एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है, तो वहाँ पर जब भी कोई चीज़ बनाई जाएगी बहुत ईजिली जो है उसमें ऐड हो जाएगी। वहाँ पर कोई प्रोसेस तो लिखा हुआ नहीं है, कोई कोलैबोरेशन ऐसा स्टेट्स के बीच में तो है नहीं। जब नहीं है तो इंग्लैंड ही सर्वोपरि है, वही जो चाहे वो कर ले, जब चाहे वैसे ऐड करते। तो हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल। रिजिड कई बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल देता है कि हमें स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ेगा। जैसे जब हम कोर्ट्स की बात कर लेते हैं, हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसे हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न ऐसे ही चेंज नहीं हो सकते, हमें स्टेट से रेटिफाई कराने पड़ेंगे। आधे से ज़्यादा स्टेट से हमें रेटिफाई कराना पड़ेगा, हामी भरवानी पड़ेगी। कई जगह ऐसा होता है जहाँ स्टेट्स की मंजूरी की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे स्टेट्स के नामों की बात कर लें, उनके एरियाज़ की बात कर लें, हमने देखा जम्मू कश्मीर हमें नहीं ज़रूरत पड़ी। और कई जगह तो ऐसा भी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट माना ही नहीं जाता। जैसे ये स्टेट्स वाली ही हम बात कर रहे हैं, हमने कर भी दिया कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो हो गई, कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपकी राज्यसभा की सीटें चेंज होंगी, आपकी लोकसभा की सीटें चेंज होंगी, ये सब लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी स्टेट की कितनी राज्यसभा की सीटें चेंज होंगी, मतलब होंगी। तो जब हम वो चेंज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हैं, जब चेंज कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाएगा। लेकिन कई जगहों पर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना ही नहीं जाता। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये लैंग्वेज की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कहीं माना गया, नहीं माना गया, उन्होंने लिख दिया कि भाई हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। होगा ज़रूर, बदलाव ज़रूर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं माना जाएगा, लैंग्वेज में उन्होंने लिख दिया। तो आमतौर पर हमें क्या करना होता है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। पहले केस में स्पेशल मेजॉरिटी, और स्पेशल मेजॉरिटीज़ की हम अलग से बात करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी और साथ ही साथ आप जो आधे से ज़्यादा स्टेट्स हैं वो रेटिफाई कर दें। दूसरे केस में हमें स्टेट्स के रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल मेजॉरिटी से हम पास करवा लें। तीसरे केस में हम नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से, जैसे कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर्स मौजूद थे उनकी मेजॉरिटी ने पास कर दिया लॉ, तो वो पास हो गया, स्टेट के पास भी नहीं जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशल मेजॉरिटी होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि जितने मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उस समय मौजूद हो उनके 2/3 मेजॉरिटी, और प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जितने मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी। तो यहाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। वहीं बात करें फेडरल विद यूनिटरी बाइस, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब होता है, अगर इसकी टाइमोलॉजी पे जाएं तो ये वही लैटिन भाषा से शुरू हुआ, फ्रेंच में गया, फ्रेंच से इंग्लिश में, जितने भी हम ये लॉ से रिलेटेड ज़्यादातर वर्ड्स देखते हैं ये लैटिन से शुरू हुए, फिर आपके फ्रेंच में। अच्छा, लैटिन से शुरू क्यों हुए, इसकी भी एक मज़े की बात यह है कि जो ऊपर के लोग थे जो इंग्लैंड में उस समय रूल कर रहे थे, करीब ऐसे 200 सालों तक चला
कि इंग्लैंड में भी इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। ये भी एक मजे की बात है कि इंग्लैंड में भी उस समय फ्रेंच बोली जाती थी, क्योंकि जो बड़े लोग थे, जो शाही लोग थे, वो फ्रेंच यूज करते थे, ये लैटिन यूज करते थे। तो ये भाषा आम पब्लिक को समझ में नहीं आती थी, उसी तरीके से जैसे हमें समझ में नहीं आती थी, इंग्लिश हम पे थोप दी गई। तो ये बेचारे थोड़ा सा स्ट्रगल करते थे। तो ये लैटिन जो यूज़ की गई, ये सारे मतलब लॉज बनाने के लिए इस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन 200 सालों बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि भैया ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। अब देखते हैं कि हम अपने इस लैंग्वेज को लेकर क्या चेंज करते हैं। कि लैंग्वेज इज़ अ प्रॉब्लम। यूनेस्को की तरफ से ऐसे रिसर्चेस सामने आए हैं कि वो बच्चा जिसके घर में वो लैंग्वेज नहीं बोली जाती जो स्कूल में बोली जाती है, तो उसकी पढ़ाई 100% जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। हम खुद एग्जाम्पल है, हम खुद CBSE बोर्ड से पढ़े, लेकिन कई सालों तक तो हमें ये पता नहीं आया, मतलब चला था कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो फेडरेशन की हम बात कर रहे हैं। फेडरेशन जैसे हमारे का फेडरेशन है, इसकी हमने टाइमोलॉजी देखी। टू अलाई, इसका मतलब होता है टू अलाई, लैटिन भाषा से ये शुरू हुआ, जुड़ के आ रहे हैं रिटन एग्रीमेंट के साथ। एक लिखा हुआ एग्रीमेंट होता है और जुड़ते हैं। इंडिया में ऐसा है? इंडिया में नहीं है। अमेरिका के हिमाचल प्रदेश के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, यूपी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपका राजस्थान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी भी स्टेट के साथ कि भाई आइए फेडरेशन बनाते। तो इसीलिए हमने फेडरेशन की जगह क्या यूज किया? वर्ड यून। फेडरेशन यूज नहीं किया। यूनिटरी बाइस अच्छा, ये जो फेडरेशन होती है इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में फेडरेशन का एक फीचर हो जाएगा। 2 गवर्नमेंट्स हो जाएंगी, जुडिशियरी, अलग अलग जुडिशियरी हो जाएंगे। जैसे अमेरिका की बात करें, फेडरल लॉज के लिए अलग जुडिशियरी होती है फेडरल लॉज के लिए, वहीं स्टेट लॉज के लिए अलग जुडिशियरी होती है। दोनों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग सिटीजनशिप है। एक आदमी जो अमेरिका में सिटीज़न है वो हो सकता है दूसरे स्टेट का भी सिटीज़न हो। इंडिया में ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स तो हैं जो फेडरेशन से मिलते तो हैं। हमारे पास भी जो है 2 गवर्नमेंट है, हमारे पास भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन बावजूद इसके हमारा जो टिल्ट है वो यूनिटरी बायस भी है। मतलब यूनिटरी की तरफ की, हम यूनिटरी की वो गवर्नमेंट, मतलब जिसमें सेंटर जो है सब कुछ वही हो, स्टेट्स की कोई गवर्नमेंट ना हो। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में एक ही गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स, ये फीचर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे इमरजेंसी लगी हो, तो इमरजेंसी के केस में जो सेंटर है वो स्टेट के लॉज को दबा सकता है, या और नॉर्मल भी सिचुएशन में किसी भी समय। कहने को फेडरल प्रिंसिपल ये है कि स्टेट लिस्ट है, स्टेट नियम कानून बनाएगा, सेंट्रल लिस्ट है, सेंटर कानून बनाएगा, लेकिन सेंटर जो है वो इंटरफेरेंस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई हमें जो है फॉरेन ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो उस रेस्पेक्ट में सेंटर जो है स्टेट लिस्ट में किसी भी नियम कानून, किसी भी टॉपिक पे नियम कानून बना सकता है। तो टिल्टेड है थोड़ा सा यूनिटरी की तरफ। हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो फेडरेशन भी है प्लस यूनिटरी भी है, दोनों का मिक्स करके हमने बनाया। और मिक्स इसीलिए बनाया क्योंकि स्टेट्स में कोई एग्रीमेंट नहीं था। ये मोहल्ले के वो लोग नहीं थे जो सिक्योरिटी के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे, जिनके पास एक जैसा पैसा था, एक जैसी पावर थी। यहाँ पर एक आदमी जो कबीले का सरदार था, उसने बाकी सबको अपने साथ रहने को मना लिया, इसीलिए हमने इसको यूनियन बोला। अब बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म देखने को मिलती है, बजाय इसके कि प्रेसिडेंशियल। हमें 2 तरीके की फॉर्म देखने को मिलती है। प्रेसिडेंशियल हमें अमेरिका में देखने को मिलती है, पार्लियामेंट्री हमारे पास है ही। पार्लियामेंट्री के अलग फीचर्स होते हैं, प्रेसिडेंशियल के अलग फीचर्स होते हैं। प्रेसिडेंशियल में सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेटिव। जैसे एक लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, हमारा फिर जुडिशियरी उसको चेक करता है। तो अमेरिका में ये तीनों अलग हैं, इन तीनों के बीच में बिल्कुल सेपरेशन है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव का पार्ट एग्जीक्यूटिव है, यानी जो मिनिस्टर हैं, जो विधायक है वही मिनिस्टर बनेगा। एग्जीक्यूटिव कौन है? मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर। ये तो भैया इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। लॉ कौन बना रहा है? लॉ तो बना रहा है लेजिस्लेटिव, विधायक।
सांसद, लेकिन सांसद ही मिनिस्टर बनेगा। ये फीचर्स हो जाते हैं पार्लियामेंट्री की। जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म देखेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत सारे फीचर्स हैं कि भाई लीडरशिप चलती है प्राइम मिनिस्टर की। असली जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नाम का रूलर होता है। तो प्रेसिडेंट हमारा नाम का जो है वो रूलर होता है। असली पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर की अगर डेथ हो जाती है, रिज़ाइन दे देता है, तो सारी जो है वो सरकार ख़त्म हो जाती है। मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको किसी समय समझ में ना आए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे चैप्टर्स में हम इसको इंक्लूड ज़रूर करेंगे। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने इसलिए अपनाई क्योंकि बहुत पहले से चलता आ रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे पहले फिर 1919 का, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो चुका था सिलसिला। और इंग्लैंड के कहने को तो अमेरिका में भी इसी तरीके की बात थी, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है अपनाई, नई चीज़ इवॉल्व करी। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने कहा भाई हमारे हिस्टोरिकल जो है वो टाइज़ हैं, हिस्टोरिकल हमारी जो जनता है इस एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या यूँ कहे कि जो ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती आ रही थी उससे थोड़ी सी उसको जानती है, इसीलिए हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी प्लस जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब इंग्लैंड की तरफ जाएं तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा सुप्रीम हो जाता है। अमेरिका की तरफ जाएं तो अमेरिका में जुडिशरी बहुत ज़्यादा सुप्रीम हो जाती है। क्यों हो जाती है? अमेरिका की बात करें, जुडिशरी इसलिए सुप्रीम हो जाती है सबसे पहले कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए अमेरिका ने अपने लोगों को, जो पहले मतलब ब्रिटिशर्स नहीं दे रहे थे। वो राइट्स जब उनको मिले तो उन राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कौन आएगा? उन राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी होती है जुडिशरी की, क्योंकि अमेरिका में जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल उनकी कोई लिमिट नहीं है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी। इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं था, ये सारी जिम्मेदारी आ गई आपके जुडिशरी पर। जुडिशरी को अब ये काम करना था, रेस्ट्रिक्शंस लगानी थी। जो पुलिस पावर्स थी वो जुडिशरी को इम्प्लीमेंट करवानी थी कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन हो सकती है। ऐसे करके जुडिशरी की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। जुडिशियल रिव्यू आप देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू में अमेरिकन जुडिशरी ने जो लॉज था पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया वो ख़त्म कर दिया एकदम। इंग्लैंड में ये नहीं हो सकता। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जुडिशियल रिव्यू का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था इंग्लैंड से ही, क्योंकि इंग्लैंड में हम देखेंगे 1215 जब मैग्ना कार्टा बना तब से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही थी। तो 1600 के आसपास, इवन 1600 के आसपास जुडिशियल रिव्यू की बात हुई थी इंग्लैंड में। जो एक केस हुआ था वहाँ पर 4-5 जजेस थे, एक चीफ जज थे। जो चीफ जज थे उनका जो डिसीजन था वो बाकी जज के अलग था। उसको हम इनिशियल रूट्स कह सकते हैं, लेकिन वहाँ जुडिशियल रिव्यू इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इंग्लैंड में किसी भी केस में जुडिशरी पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं जा सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम है, सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो बनाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमारा जो फीचर है वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी, दोनों की पावर्स जो है वो इक्वल है। पार्लियामेंट भी सोवरेन है, जो चाहे वो नियम कानून बना सकता है। जुडिशरी भी सोवरेन है, सुप्रीम है, जो चाहे वो निर्णय दे सकती है, लेकिन यह भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट कुछ भी बना दे। जब पार्लियामेंट कुछ भी बनाएगा तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करते हुए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज़ करते हुए कुछ मतलब आम तौर पर उसको ख़त्म कर सकती है कोई भी हवाला देकर। जैसे केशवानंद भारती का एक केस हुआ, बहुत ज़बरदस्त केस था। उस केस में एक जब उसकी शुरुआत हम देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ की बात जब हम करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे, लेकिन वो केस जब शुरू हुआ तो पार्लियामेंट ने कोशिश करी कुछ ऐसे नियम कानून बनाने की जिससे कि लोगों के जो राइट्स है वो कम हो रहे थे। जुडिशरी ने उसको ख़त्म कर दिया। पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट ने बाईपास करा कि जुडिशरी ने जो जजमेंट दिया उससे घूम फिर के थोड़ा बहुत फिर बदल दिए लॉज। जुडिशरी ने फिर कैंसिल कर दिया। फिर पार्लियामेंट और जुडिशरी में यही चलता रहा। एक तरफ पार्लियामेंट बड़ा हो जाता था, फिर जुडिशरी बड़ी हो जाती थी, फिर पार्लियामेंट बड़ा हो जाता था, फिर जुडिशरी। तो ऐसा
नहीं है कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है इंग्लैंड की तरह, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी जो चाहे वो कर सकती है अमेरिका की तरह। हमने दोनों का कॉम्बिनेशन अपना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ज़बरदस्त इसलिए है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो जो चाहे वो कर ले, लेकिन किसी भी समय वो नहीं कर सकती जो कि जनरल प्रिंसिपल्स या मोरालिटी या बेसिक जो प्रिंसिपल्स है सोसाइटी या पब्लिक की, उसके खिलाफ हो। हमारी जुडिशरी जो चाहे वो फैसला दे सकती है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती। जैसे कि आजकल हमारी जुडिशरी को लेकर एक ये बात सामने आती है कि जजेस जो है बहुत ज़्यादा छुट्टियां करते हैं। अब धीरे धीरे मेरे हिसाब से धीरे धीरे इस पे बातें उठेंगी, क्योंकि इसके ओरिजिन तो पुराने हैं। ब्रिटिशर्स 3 महीने की छुट्टियां करते थे जुडिशरी की, 1 महीना उन्हें जाने में लगता था जहाज से, 1 महीना आने में लगता था, 1 महीना वो अपने घर परिवार के साथ रहते थे। हमारे यहाँ कोर्ट में जो है वो 1 महीने की छुट्टी आज भी होती है। अब उस पर से 4 घंटे की तो कोर्ट ही लगती है, सुबह से 4 घंटे की कोर्ट ही लगती है। फिर उसमें गर्मियों की छुट्टी 1 महीने की हो जाती है। फिर बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। अगर दिवाली की छुट्टी आमतौर पर स्कूल की 5 दिन की, तो कोर्ट की और ज़्यादा होती है। तो हम ये कहते हैं अब अच्छा, फिर उस पर जैसे जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कंपेयर करके दिखाया कि भाई दूसरे देशों में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ इतने दिन जज बैठते हैं, उसमें उतने दिन बैठते हैं, लेकिन वहाँ से हम रेस्पेक्ट में कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्या उसकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है? क्या उनके पास उतने पेंडिंग केसेस हैं? नहीं है। तो इसी वजह से कोर्ट में एक केस दाखिल हुआ कि भाई कोर्ट की जो है छुट्टियाँ कम की जाएँ, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तो घर पे भी काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे जनता जागरूक होती रहती है, तो आम तौर पर अपने आप ही लोग बदल देते हैं चीज़ों को। तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी हमारे पास है, पार्लियामेंट भी हमारा सुप्रीम है, और जुडिशरी भी हमारी जो है वो सुप्रीम है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है हमारी, किसी के अंडर में नहीं है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। इंटीग्रेटेड की बात ये है कि इंटीग्रेशन में मतलब कि एक सिंगल चैनल है। आप सेशन कोर्ट से शुरू करते हैं, सेशन कोर्ट क्रिमिनल होता है, उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से अपील जाती है आपकी सुप्रीम कोर्ट में। तो एक सिंगल चैनल है। सिंगल में जैसे कि कोई क्रिमिनल कोर्ट केस हुआ, तो वो क्रिमिनल कोर्ट में मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ क्रिमिनल कोई केस चल रहा है, उसके बाद आप उसकी अपील, मतलब उसमें अगर कोई आपको डेथ पेनल्टी दी गई है, मौत की सज़ा दी गई है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है हाई कोर्ट उसको रिव्यू करेगा ही करेगा। हाई कोर्ट मतलब ऑटोमेटिकली ही करेगा, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है अगर वो इस तरीके का फैसला सुनाती है तो वो हाई कोर्ट को रिव्यू करना होता है। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी मान लीजिए फैसला सुना दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील डाल सकते हैं। इसके बाद आप रिव्यू पिटीशन भी डाल सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन भी डाल सकते हैं, सारी चीज़ हम देखेंगे। इसके बाद कुछ भी नहीं होता तो आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, गवर्नर के पास जा सकते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस है। तो ये सिंगल चैनल है, ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह की स्टेट के लॉज जो हैं वो स्टेट लागू करेगा। जैसे कि बैंक में चोरी हुई, फॉर एग्जांपल बैंक में चोरी हो गई, तो जब तक कुछ और नॉर्मल चीज़ है तब तक वो स्टेट की कोर्ट की बात है, स्टेट के लॉज की बात है। लेकिन बैंक में चोरी होना वो फेडरल लॉज में आता है। जैसे ही ये काम होता है तो वहाँ पर FBI इन्वॉल्व हो जाती है, नॉर्मल पुलिस जो है वो हटा दी जाती है।